फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अभी का जो सीरीज चल रहा है वो क्लास 10th का साइंस का सीरीज चल रहा है और आज का चैप्टर है प्रकाश। चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग प्रकाश के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आखिर प्रकाश है क्या और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो प्रकाश हम लोगों को प्रकृति को देखने, जानने और समझने में मदद करता है। अगर हम लोगों को अपने आसपास को जानना है, समझना है और इसको देखना है और इस प्रकृति का आनंद लेना है तो लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट लाइट हम लोग कुछ भी देख नहीं पाएंगे, सारा चीज़ डार्क होगा, अंधकार होगा। तो लाखों साल पहले जब मानव सभ्यता सिर्फ सूरज प्रकाश में ही इस रंग बिरंगा दुनिया को देख पाता था तो कैसा होता होगा। इसको आप एक बार ज़रूर सोचिए कि लाखों साल पहले जब बल्ब का आविष्कार नहीं हुआ था, यहाँ तक कि जब आग के बारे में आदमी को नहीं पता था, तब संसार कैसा होता होगा। उस समय अंधेरा छाते ही मानो संसार एक नई दुनिया में चले जाते थे। फिर जब सूरज का उदय होता तो संसार एक फिर नई दुनिया में आ जाते थे। इस प्रकार से उस टाइम के मानव को यह समझने में बहुत ही दिक्कत होती थी कि आखिर हम लोग रात में इतना अंधेरा और दिन में इस तरह की उजाला हो जाता था। फिर हुआ आग का आविष्कार, जिससे मानव सभ्यता को एक नई दिशा मिली। फिर जब विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन नामक वैज्ञानिक ने किया तो मानव सभ्यता एक नई दुनिया में जीने लगे। आज हम लोग इसी प्रकाश के बारे में बात करेंगे और प्रकाशिक घटनाओं को समझने की प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश का जो वैज्ञानिक परिभाषा है उसके अनुसार प्रकाश क्या ऊर्जा का एक रूप है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका सेकंड पॉइंट है कि यह विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में संचरित होती है, यानी इनका जो संचरण होगा वह जो वेब फॉर्मेट में होगा। हम लोग जानते हैं कोई भी वेब जो फॉर्म जाता है इस टाइप से जाता है वेब, तो प्रकाश का भी गमन कुछ ऐसा ही इसी प्रकार से होता है कि वो तरंग के रूप में गमन करता है। तो इस प्रकार से प्रकाश जो है दोहरी नेचर यानी डुअल नेचर को शो करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश की दोहरी प्रकृति। पहला हो गया तरंग प्रकृति और सेकंड हो गया कण प्रकृति। तरंग प्रकृति में जो सिद्धांत दिया गया वो विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत दिया गया और कण प्रकृति को जो व्याख्या करती है उसका सिद्धांत दिया गया प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा। परंतु यहाँ एक चीज़ समझने वाली बात है कि जो तरंग प्रकृति और कण प्रकृति ये दोनों एक साथ नहीं चलता है। जब तरंग प्रकृति ज़्यादा प्रबल होती है तो कण प्रकृति दबा रहता है और जब कण प्रकृति ज़्यादा प्रबल होता है तो तरंग प्रकृति दबा रहता है। तो इस प्रकार से हम लोग दोनों को समझते हैं। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट में आप देख सकते हैं कि पहला जो सिद्धांत है वो है विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। तो ये सिद्धांत जो है केवल कुछ गुणों को ही व्याख्या कर सकता है। आप हायर क्लास में जब जाएंगे तो इस सिद्धांत के बारे में डिटेल्स पर पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग यही जानना है कि प्रकाश का जो प्रकृति है वो डुअल नेचर का है। पहला हो गया तरंग प्रकृति और सेकंड कण प्रकृति। और तरंग सिद्धांत जो है केवल प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है, सभी गुणों को व्याख्या नहीं कर पाती है, इसलिए हम लोग कण प्रकृति की ओर जाते हैं। तो इसमें जो व्याख्या करने वाले गुण है वो हो गया प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर सकता है, अपवर्तन की व्याख्या कर सकता है, सीधी रेखा में जो प्रकाश का चलना होता है, प्रकाश का गमन होता है, इसका व्याख्या कर सकता है, विवर्तन की व्याख्या कर सकता है, व्यतिकरण और ध्रुवन की व्याख्या कर सकते हैं। तो बाकी गुणों की व्याख्या इसमें नहीं कर सकते। तो बाकी गुणों की व्याख्या जो कि कण प्रकृति को दर्शाता है उसके लिए लाया गया प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। तो प्रकाश का फोटोन सिद्धांत जो आइंस्टाइन द्वारा दिया गया और इसमें क्या कहा गया कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलते हैं, जिन्हें फोटोन कहते हैं। प्रकाश का जो गमन होता है वो फोटोन के फॉर्म में होता है और वो छोटे छोटे बंडलों में पैक्ड होते हैं। और इस सिद्धांत के द्वारा हम प्रकाश का विद्युत प्रभाव जो होता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम प्रभाव को समझा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें कि प्रकाश का जो प्रकृति है वो दोहरी प्रकृति होता है, एक कण प्रकृति और एक तरंग प्रकृति। जब तरंग प्रकृति प्रबल होगा तो कण प्रकृति दबा रहेगा और जब कण प्रकृति प्रबल होगा तो तरंग प्रकृति दबा रहेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रकाश की स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? जहाँ से प्रकाश का उत्सर्जन होता है उसे हम लोग प्रकाश के स्रोत बोल सकते हैं। जैसे ये एक बिंदु है, इससे अगर प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है तो इसे बोलेंगे ये क्या है? लाइट सोर्स है, प्रकाश का स्रोत है। तो प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का होता है, एक ल्यूमिनियस सोर्स यानी दीप्त सोर्स। इसमें क्या होता है, जो खुद से प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जैसे सन हो गया हम लोगों का। तो सन को लाइट के उत्सर्जन के लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, वो खुद लाइट का उत्सर्जन करते हैं। तो इसे बोलते हैं ल्यूमिनियस सोर्स। और ये भी दो प्रकार का, एक हो गया प्राकृतिक स्रोत और एक हो गया काल्पनिक। प्राकृतिक में क्या क्या आ जाएगा? प्राकृतिक में हम लोगों का आ जाएगा सन हो गया, सूरज हो गया, स्टार हो गया, यह सारा क्या होगा? प्राकृतिक स्रोत है। काल्पनिक स्रोत में क्या आ जाएगा? जो इलेक्ट्रिक लाइट हो गया, इलेक्ट्रिक लाइट से भी लाइट का उत्सर्जन होता है, तो वो भी इलेक्ट्रिक लाइट भी एक क्या है? ल्यूमिनियस सोर्स है। परंतु कौन सा ल्यूमिनियस सोर्स? वो काल्पनिक है। इलेक्ट्रिक लाइट हो गया,
प्राकृतिक में हम लोग को हो जाएगा सन, स्टार, ये सब हो गया प्राकृतिक। और दूसरा हो गया नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी वैसा ऑब्जेक्ट जो खुद से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है परंतु प्रकाश का उत्सर्जन करता है। जैसे चंद्रमा हो गया, मून हो गया। तो हम लोग जानते हैं रात पे जो होता है मून से लाइट आते हुए प्रतीत होता है। वो क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि मून को जो लाइट मिलता है वो सन से मिलता है और वही लाइट फिर पृथ्वी तक आती है। तो इस प्रकार से यही जो ऑब्जेक्ट हो गया नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया, जिसको खुद का कोई लाइट नहीं है, बट एक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट ले करके वो लाइट को फिर आगे ट्रांसफ़र करता है। तो इस प्रकार के वस्तुओं को हम लोग बोलेंगे नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। आपके चारों ओर जो भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है जो खुद ब खुद लाइट का उत्सर्जन नहीं कर रहा, वो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। जैसे चेयर हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ये सारे क्या नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। इसका खुद ब खुद का कोई प्रकाश नहीं है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है प्रकाश का माध्यम। तो प्रकाश का माध्यम, हम लोग एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रकाश जो है किसी भी माध्यम से अगर गुजर सकता है, चाहे निर्वात हो और चाहे कुछ भी हो। प्रकाश को गुजरने के लिए कोई माध्यम की ज़रूरत नहीं होता, जबकि जो साउंड होता है, ध्वनि, साउंड के गुजरने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग प्रकाश का माध्यम। पहला हो गया पारदर्शी माध्यम, यानी ट्रांसपेरेंट, यानी जिसमें होकर प्रकाश आर पार जा सकता है। जैसे कोई कांच का गिलास है और कांच के गिलास के इधर से अगर हम लोग टॉर्च से लाइट पास करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, ये लाइट जो है कांच के गिलास को पार करके इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार की वस्तु जिससे होकर लाइट आर पार हो सकती है उसे हम लोग बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। कांच का गिलास हो गया और कांच की बनाई हुई कोई भी वस्तु हो गई, ये सारे क्या है, पारदर्शी माध्यम है। यानी सिंपल डेफिनेशन है इसका कि जिससे होकर प्रकाश आर पार जा सकता है। दूसरा हो गया, एक हो गया अपारदर्शी माध्यम, यानी जिस पे होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। जैसे आप यहाँ एक कार्डबोर्ड रख देंगे और यहाँ से हम लोग लाइट को पास करेंगे तो लाइट इधर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो इस प्रकार के माध्यम को हम बोलेंगे जिसमें प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है, उसको बोला जाता है अपारदर्शी माध्यम। और एक होता है रेक्टुलेंट। रेक्टुलेंट मीडियम, इसमें क्या होता है, प्रकाश का आंशिक गमन होता है। जिस प्रकार पारदर्शी माध्यम में पूरा गमन हो रहा था, अपारदर्शी माध्यम में कुछ भी गमन नहीं हो रहा था, परंतु रेक्टुलेंट मीडियम में क्या होता है, प्रकाश का आंशिक गमन होता है। आप देखेंगे प्रकाश की चाल। तो हम लोग जानते हैं जब भी तड़ित विद्युत होता है, यानी थंडर स्ट्रॉम होता है, तो क्या होता है, पहले हम लोगों को साउंड सुनाई देती है या लाइट सुनाई देती है। तो हम लोग देखते हैं कि पहले जो होते हैं हम लोग लाइट को देख पाते हैं और उसके कुछ सेकंड बाद साउंड सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लाइट का स्पीड होता है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोगों को जब थंडर स्ट्रॉम होती है, तड़ित झंझा होती है, तो पहले हम लोगों को लाइट दिखाई देती है, फिर साउंड सुनाई पड़ती है। तो प्रकाश के चाल की खोज सबसे पहले रोमर नामक साइंटिस्ट ने किया था। और वो खोज कैसे किया था रोमर बृहस्पति ग्रह जो है सोलर सिस्टम में, उसके उपग्रह की गति के आधार पर वो खोज किए थे कि प्रकाश की चाल क्या है विभिन्न माध्यमों में। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि प्रकाश की चाल क्या है। इसको हम लोग याद रखना जरूरी है, कुछ को, ये जितना लिखा गया उन्हीं को 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट अगर आप याद रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, पानी में प्रकाश की चाल क्या है, या उस प्रकार का हम लोग आगे देखेंगे न्यूमेरिकल भी आता है। तो पहला जो क्या है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। पानी में प्रकाश की चाल क्या है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल क्या है, 2.10⁸ मीटर पर सेकंड। और तारपीन का तेल में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से आपको विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल को याद रखना है। और प्रकाश की स्पीड जो होता है बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश की कुछ क्वालिटी, जिसमें पहला हो गया प्रकाश का सरल रेखीय गमन। परंतु आज के टाइम में ये प्रूफ हो गया है कि प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी रेखा में भी गमन करती है, जो कि हायर क्लास की विषय है। तो अभी हम लोग 10th में इतना देखेंगे कि प्रकाश का सरल रेखीय गमन होता है। यानी हम लोग इसको प्रयोग के द्वारा भी समझ सकते हैं कि अगर आप एक बोर्ड ले लें, कार्डबोर्ड ले लें, इसके साथ और एक कार्डबोर्ड ले लें, और इस टाइप से हम लोग कार्डबोर्ड का श्रेणी बनाएंगे, और अगर हम लोग इधर से लाइट पास करेंगे और यहाँ हम लोग उसका क्या बना देंगे, होल बना देंगे। तो ये लाइट यहाँ से यहाँ तभी पास होगा जब ये सारा होल एक सीध रेखा में हो। यानी इस होल भी ये होल का सेंटर जो है, इस होल का भी सेंटर सेम होना चाहिए, इस होल का भी सेंटर सेम होना चाहिए। तभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ का जो लाइट सोर्स है, इसको जो लाइट को हम लोग पास कर रहे हैं वो आर पार होगा, तब होगा जब ये तीनों सीध रेखा में हो।
अगर इन तीनों में से कोई भी एक सीधी रेखा में ना हो तो फिर हम लोग लाइट पास नहीं होगा। तो इस प्रकार से प्रूव होता है कि लाइट जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, लाइट टेढ़े मेढ़े रेखा में गमन नहीं करती है। इसे ही प्रकाश का सरल रेखीय गमन कहा जाता है। यानी प्रकाश क्या करेगा, एक सीधी रेखा में गमन करेगा, ना कि टेढ़ा मेढ़ा रेखा में गमन करेगी। तो ये आप समझ सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल भी घर में कर सकते हैं कि 3 कार्डबोर्ड लेकर के इधर हम लोग लाइट सोर्स रखेंगे, फिर हम लोग जो है इस होल को यहाँ पर एक होल बनाएंगे, उसी के सेंटर में और एक होल और उसी के सेंटर में और एक होल, और तीनों को अगल बगल रखेंगे और लाइट पास करेंगे तो लाइट पास हो जाएगा। परंतु जब हम लोग क्या करेंगे, 3 कार्डबोर्ड लेंगे, एक होल यहाँ बना दिए, फिर एक होल यहाँ बना दिए, फिर एक होल यहाँ बना दिए, और यहाँ से अगर हम लोग लाइट को पास करेंगे, लाइट सोर्स देंगे, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग को कोई भी लाइट सोर्स नहीं मिल पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश का जो प्रोपगेशन है, प्रकाश का जो गमन है वो क्या सीधी रेखा में होती है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश जो होती है हमेशा कोई अगर चिकने पृष्ठ पर टकराएंगे तो प्रकाश की वापस हो जाती है, प्रकाश अपने उसी माध्यम में वापस लौट आते हैं। तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश किसी पृष्ठ से टकरा कर वापस लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लेते हैं हम लोगों का कोई समतल दर्पण है या कोई चिकने पृष्ठ है और यहाँ हम लोग लाइट पास कर रहे हैं। ये लाइट अगर फिर से यहाँ से टकरा कर वापस अपना ही मीडियम, ये जो मीडियम था उसी मीडियम में वापस चला गया, तो इसे ही बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश किसी पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहता है। अब हम लोग एक एक चीज़ को समझेंगे प्रकाश के परावर्तन में क्या होती है। तो पहले प्रकाश के परावर्तन की घटना घटित होने के लिए सबसे पहले जो चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है एक चिकने पृष्ठ की ज़रूरत होती है। आप चिकने पृष्ठ के रूप में कुछ भी ले सकते हैं। हम एक मिरर लेंगे, एक दर्पण लेंगे। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। तो जो लाइट सोर्स से आता है, यहाँ से एक लाइट सोर्स रखा गया है और वहाँ से एक प्रकाश की किरण यहाँ आके टकराया। तो जो किरण आके टकराया सीधी रेखा में टकराएगा। जो किरण आके टकराया उसे बोला जाता है आपतित किरण। उसे क्या बोला जाता है? आपतित किरण। यानी प्रकाश स्रोत से जो किरण बाहर आकर के समतल दर्पण या कोई चिकने पृष्ठ से टकराया उसे बोला जाता है आपतित किरण। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, यह हो गया आपतित किरण। उसके बाद आता है परावर्तित किरण। यानी लाइट सोर्स से लाइट आया, वो यहाँ पर आकर टकराया, टकराने के बाद जो फिर से वापस चला गया दूसरे अपने माध्यम में, तो उसे बोला जाता है परावर्तित किरण। उसे हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। इधर से जो आया इसे आपतित किरण, इसे बोला जाता है आपतित किरण, और जो वापस गया उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। उसके बाद हम लोग देखेंगे, हम लोग को 3 चीज़ यहाँ मिला। पहला क्या? एक चिकना पृष्ठ, फिर दूसरा मिला हम लोगों को आपतित किरण, और तीसरा हम लोगों को मिला क्या? वो है परावर्तित किरण। और ये जहाँ जिस बिंदु पर आके मिल रहा है, इस बिंदु को बोलिए, ये हो गया हम लोगों का बिंदु, एक मूल बिंदु जिसे हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, और ये भी जो बिंदु है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल लाइन बनाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। इसे बोला जाता है अभिलंब। यह हो गया आपतित किरण, यह हो गया परावर्तित किरण। तो परावर्तन, जो प्रकाश का परावर्तन होता है वहाँ पर आप यहाँ 3 चीज़ देख पा रहे हैं। पहला हो गया आपतित किरण, दूसरा हो गया अभिलंब, तीसरा हो गया परावर्तित किरण, और तीसरा जो ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको, ये पॉइंट को बोलते हैं हम लोगों को अभिलंब बिंदु बोलते हैं इसको, ये आपतन बिंदु। इस पॉइंट को बुलाया जाता है आपतन बिंदु। तो इस प्रकार से अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन का जो नियम है उस नियम को अनुसार क्या बोला गया? 2 नियम बोला गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आपतन कोण क्या होती है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को बोला जाता है आपतन कोण। ये जो एंगल बन रहा है किसके किसके बीच में? ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है, जिसे हम लोग आई नाम देंगे, उसे बोला जाता है आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बन रहा है उसे बोला जाता है परावर्तन कोण। तो परावर्तन के नियम के अनुसार पहला नियम क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये पहला।
और दूसरा हो गया कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। तो ये तीनों चीज़ आप यहाँ देख रहे हैं कि आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु तीनों क्या एक ही समतल में है, वो कोई दूसरा समतल में नहीं है, एक ही समतल में घटना घटित हो रही है। तो ये हो गया परावर्तन का दूसरा नियम। तो यहाँ पहला नियम क्या था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी अगर आपतन कोण 30 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण कितना होगा, ये भी 30 डिग्री ही होगा। यह हो गया परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या था कि ये जो आपतित किरण, अभिलंब और ये परावर्तित किरण है और ये आपतन बिंदु है, ये तीनों क्या होगा, एक ही समतल में होगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का रहेगा परावर्तन के प्रकार। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तब तक जुड़े रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको आगे मिलते रहे। क्योंकि ये वीडियो जो है पूरा का पूरा स्टेट बोर्ड वालों के लिए है जो हिंदी मीडियम से है। क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, या वो लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं एनसीईआरटी को नहीं पढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से आप जो है एनसीईआरटी को बुक को पढ़ करके अपना जो बेसिक है फाउंडेशन को तैयार कर सकते हैं आईआईटी जेईई या इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए। आगे चल करके हम लोग इसका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो इंजीनियरिंग लेवल में एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको हम लोग को कैसे कम समय में सॉल्व करना है। और साथ ही साथ आपको बोर्ड एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन हो जाएगा इसी के साथ साथ। यानी एक ही साथ आप दो चीज़ को करना पड़ेगा, एक बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी और दूसरा इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की तैयारी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।